नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि श्रीनगर के जेवन में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के बस पर हुए आतंकी हमले में तीसरे जवान ने भी दम तोड़ दिया है। कांस्टेबल रमीज अहमद कल के हमले में घायल था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। बस पर बाइक सवार आतंकियों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने थोड़ी देर पहले माना कि हमले के पीछे जैश आतंकियों का हाथ है और हमलावरों ने पाकिस्तानी आतंकी भी उसमें शामिल है। हथियारों की लूट के लिए हमले को अंजाम दिया गया था, यह भी बात सामने आई है। सारे शहीदों को श्रीनगर में आज अंतिम सलामी, अंतिम विदाई दी गई। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल जब आतंकी यहां पर बाइक से पहुंचे तो किस तरह से इसी बस पर सवार हमारे सभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ये सभी जा रहे थे और इसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई आतंकियों के द्वारा। टूटे हुए शीशे और बस की स्थिति साफ बता रही है कि दरअसल कल क्या कुछ हुआ। सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाया जाना था। सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडर की अगुवाई में यह गाड़ी जा रही थी। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस पुलिस बस की जिस पर कल शाम को जो है आतंकी हमला हुआ जेवन के पास। दरअसल इस बस को इसी जगह पर आना था जहां पर इस वक्त ये खड़ी है, लेकिन इससे 200 गज पहले इस पर जो है इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के 3 जवान जो हैं वो मारे गए, 11 अन्य जो हैं घायल हो गए। अगर हम बस की हालत देखें तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर सैकड़ों जो है गोलियां चारों तरफ से चलाई गई हैं। उनके निशान न सिर्फ बस के बाहरी हिस्सों पे हैं, बल्कि अगर अंदर भी देखें तो अंदर भी इस बस पर जो है वो गोलियों के निशान साफ नजर आते हैं। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना खतरनाक आतंकी हमला था। 14 फरवरी 2019 को जो बस पर हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ की काफ़ी सारे जवान जो हैं उसमें मारे गए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ा दूसरा इस तरह का आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जिसमें पुलिस के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 11 अन्य जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है। अशरफानी, जेवन, आज तक। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी काशी यात्रा के दूसरे दिन इस वक्त पार्टी के अपने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनाव से लेकर कामों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सीएम की तरफ से। इससे पहले पीएम ने रेलवे स्टेशन पर विकास के कामों की आधी रात को रफ्तार देखी, तो थोड़ी देर बाद सर्ववेद मंदिर जाकर भी दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है काशी दौरे का और इस बीच लगातार कई कार्यक्रम है जिसमें वो व्यस्त है। बीजेपी के 12 शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी अगुवाई में ये बैठक चल रही है, जो कि कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई इनमें से ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके मद्देनजर भी यहां पर समीक्षा हो रही है और सभी राज्यों के, इन 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना है। और वाराणसी से हमारे साथ श्वेता सिंह और साथ ही हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं। सबसे पहले श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है, कल की भव्यता हमने देखी थी, आज भी सर्ववेद मंदिर वो जाने वाले हैं और किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, जरा बताएं। आज देखिए, अभी तो बैठक चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ और यहाँ पर जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ वहाँ पर वो आएंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए, जहाँ योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। ये 98वां वार्षिकोत्सव समारोह है। दरअसल स्वरवेद मंदिर जो इस क्षेत्र को आप समझिए यहाँ पर, और जो महाराज हैं यहाँ के, उनके मानने वाले लाखों के अनुयायी उनके जो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो पूर्वांचल का क्षेत्र पड़ता है, बल्कि जो बिहार के क्षेत्र में जो पूर्वांचल की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। तो आज से लगभग 100 साल पहले की बात है श्वेता, जब उन्होंने दानापुर में एक ऐसा प्रवचन दिया था, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं भड़की थी और अंग्रेजों ने उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भी डाला था। तो ये
उसे याद किया जाता है उस तरीके से। तो अगर योग का जुड़ाव यहाँ से होता है तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उस सोच की भी कड़ी जो है वो यहाँ से आकर जुड़ जाती है। तो लगभग 3 बजे उनके पहुंचने का समय है। यहीं पर हेलीपैड निर्मित किया गया है जहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद मंच के साथ साथ वो हेलीपैड का हिस्सा है जहां पर वो यहाँ लैंड करने के बाद आने वाले हैं। श्वेता, बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये जो बैठक चल रही है 12 बीजेपी शासित राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत चल रही है? क्या कुछ अहम खबरें अंदर से? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 12 मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है उसमें जो एजेंडा है वो है गुड गवर्नेंस का, और इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन हुई है जिसमें स्वामित्व योजना को, आयुष्मान भारत को, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक पूरा का पूरा ब्रीफ नोट दिया गया और कैसे उसको जल्द से जल्द जो है जमीन पे और उतारा जाए और आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर जो है प्रेजेंटेशन हुई है। भूपेंद्र यादव की भी एक प्रेजेंटेशन हुई है जिसमें कि किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को आगे बढ़ाया जाए और कोई भी फाइल जो है 2 दिन से ज्यादा जो है किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री की टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। इससे जो है काम की रफ्तार धीमी पड़ती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक मैसेज दे दिया था, देर रात जाकर विकास कार्यों का मुआयना कर वाराणसी का और वाराणसी के स्टेशन पे जाकर रेलवे स्टेशन पर कि आप खुद भी रही काम करिए और काम की समीक्षा भी कीजिए, अगर और काम का प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। और अब से कुछ देर के अंदर ये बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी। श्वेता, बिल्कुल, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वरवेद मंदिर से। सीधे कुमार के पास चलते हैं। अभिषेक, ये बताइए जरा इस मंदिर के बारे में, अगर आप कुछ दिखा सके, तस्वीरें भी अगर आप दिखा सके। हालांकि आपके पीछे मंच नजर आ रहा है, लेकिन आप वहां से हमें क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं और यहाँ पर किस तरह का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है वो बताएं। देखिए, मैं स्वरवेद जो मंदिर है उसके पास में ही ये एक बड़ी जनसभा हो रही है प्रधानमंत्री की। मैं उस जनसभा में खड़ा हूं। मैं आपको अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं मंच की। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का यहां आने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री तकरीबन 3:30 बजे यहाँ आएंगे, लेकिन ठीक इससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर वो स्वरवेद मंदिर है और वो मंदिर भव्य तरीके से बन चुका है। प्रधानमंत्री आज उसका अवलोकन करने वाले हैं। दरअसल ये विहंगम योग एक धारा है, उस धारा से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। मंदिर से कहीं ज़्यादा ये ध्यान केंद्र है। इसमें तकरीबन 1800 लोग एक साथ ध्यान लगा सकेंगे, इतना बड़ा ये बनकर तैयार हो रहा है। 2004 से इसका काम शुरू हुआ था और आज तकरीबन 90% इसका काम हो चुका है और प्रधानमंत्री से देखेंगे 2.5 साल के बाद इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से हम देखें तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, खास करके काशी और वाराणसी का दौरा, ये कहीं न कहीं जो ये बड़े मंदिर या फिर बड़े कॉरिडोर उनके उद्घाटनों के लिए ही ये जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया और आज ये इस स्वरवेद मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां पर कि वो घूम कर इसका जायजा लेंगे, इस मंदिर को देखेंगे और 2 साल के बाद जब इसका एक इनॉग्रेशन होगा। लेकिन इसके जानने वाले, इसके अनुयायी पूरे देश भर में फैले हैं और अपने आप में ये अनूठा अजूबा मंदिर है। कुछ देर पहले हम लोगों ने उस मंदिर को जा करके देखा और इस पूरे मंदिर में तकरीबन 6 लाख घनफुट जो है वो पत्थर से इसे भी बनाया गया है। यानी कि अगर आप कॉरिडोर की आपके पास श्वेता बनी हुई है लगातार, श्वेता वहां पर चप्पे पर आपने भी कई बार वहां पर रिपोर्टिंग की है, वहां से खबरें भेजी है। ये बताइए, कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन और आज स्वरवेद मंदिर, इस तरह से प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तो है ही, लेकिन जो काशी के लोग हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को इस सब तरह के कार्यक्रमों से या फिर इस सब स्थलों से खास करके कितना कनेक्ट कर पाते हैं, कितना जुड़ाव वो महसूस करते हैं और उनके लिए कितना प्रासंगिक है ये? देखिए, वाराणसी के जिस फक्कड़ मिजाज की बात हम हमेशा करते हैं वो हमेशा लोगों में उसी हिसाब से जीवित रहती है और लोग जो है यहाँ पर उत्सव की तरह मनाते हैं ऐसे समय को। अब श्वेता, ये भी समझिए कि न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो लोकार्पण हुआ था वो हुआ है, बल्कि अगले आने वाला जो पूरा 1 महीना है उसमें उत्सव ही उत्सव मनाए जाते रहेंगे। तो जो लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं और देखिए कि अगर हम व्यापार के हिसाब से भी देख लें, अगर हम छोटे रोजगार के भी हिसाब से देख लें, तो जो लोग
हैं उनकी छोटे छोटे व्यवसाय उस हिसाब से चल जाते हैं। अगर पर्यटक उतनी संख्या में आ रहे हैं तो उनके लिए और अच्छी चीज हो जाती है। तो लोग इसे एक उत्सव की तरह मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर एक उनका जो सांसद होता है वो देश का प्रधानमंत्री भी होता है तो कितना अधिक उन्हें फायदा इसका मिल सकता है। तो सीधे तौर पर ये देखिए कि अगर प्रधानमंत्री इन तमाम समारोहों से अलग झिटक कर एक अलग कार्यक्रम भी बना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं रात के समय जाऊंगा, मैं कॉरिडोर में भी भ्रमण करना चाहता हूं क्योंकि मैंने समय उपयुक्त बिताया नहीं है वहां पर, और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो बाकी जगहों को भी देख लें। अगर वाराणसी स्टेशन की वो तस्वीरें सबने देखी तो देखा कि कितनी अच्छी तरीके से उसका निर्माण हुआ है, और शायद एक बहुत बेहतरीन तरीका भी था ये दिखा देने का प्रधानमंत्री का उस अचानक एक औचक निरीक्षण के जरिए कि वो क्या देखिए, एक तो प्रधानमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो दुनिया को उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि बनारस का जो स्टेशन है वो किस तरह का इस समय दिख रहा है। तो इन सारी चीजों का सीधा सीधा फायदा आम जनमानस के साथ जुड़ ही जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में टोपी, जिन्ना, औरंगजेब, खून का रंग, हर तरह के अजीब लफ्जों की घुसपैठ हो चुकी है। जहां अखिलेश ने प्रधानमंत्री को लाल टोपी बयान पर जवाब दिया तो बीजेपी औरंगजेबी सोच की तलवार लहराने लगी। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य बयान है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये अखिलेश जी का जो बयान आया है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रति नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करने वाला है। ये भारत माता के खिलाफ है, ये पूरे भारतवर्ष के खिलाफ बयान है। मुझे लगता है कि उन्हें पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश से, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले दिनों में उन्हें प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इस प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति को कभी प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पे पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं, गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो टोटी तो फिर वो चोटी की परिभाषा भी जानते हैं और बाकी बातें भी टोटी के बारे में अच्छी जानते हैं। और दिल्ली में विपक्षी नेता आज फिर सांसदों के निलंबन को लेकर मार्च पर निकल पड़े। आपको बता दें, संसद परिसर से लेकर विजय चौक तक मार्च किया गया। राहुल गांधी ने सीधे सरकार को घेरा और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है सरकार। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। पुत्र की हत्या है, पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए,
हमारे 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर कांड को लेकर सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री समेत उनके गिरफ्तार बेटे की मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं। एसआईटी ने चार्जशीट से पहले गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर जानलेवा हमले की धारा लगाने की इजाजत मांगी है, तो उधर विपक्ष ने दिल्ली में प्रदर्शन करके गृह राज्य मंत्री को हटाने की मांग की है। इस बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जेल में बंद अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे तो बढ़ती मुश्किलों को लेकर सवाल का सीधा जवाब देने से बचते दिखे। आप देख सकते हैं मंत्री जी अभी जिला जेल में थे, जेल में बंद अपने बच्चों से मिलकर आए हैं, अपने बेटे से आशीष मिश्रा से मिलकर आए हैं मंत्री जी। सर अभी आप जेल गए थे ना सर, बेटे से मुलाकात हुई है सर, क्या बातचीत हुई है सर आपकी? तो सर प्लीज सर क्या बातचीत हुई है सर? अरे भैया आप अब सर क्या बातचीत हुई है सर? आप अपने घर में क्या बात करते हो? आप अपने बेटे से कैसे बात करते हो? आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से बात। कोई इंस्ट्रक्शन के लिए भी गए थे क्या? आगे कुछ? हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।